लोग अभी हम लोग हैं आरा पहुंचे हैं चनवा। बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल से घूम के आ रहे हैं। हमारे बीच है शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रहे IAS सुशील कुमार जी। ये बाबू जगजीवन राम के साथ देखे हैं, रहे हैं और उनसे मिले हैं। हम सर से कुछ जानना चाहेंगे कि बाबू जगजीवन राम जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, आपने उनसे मिले हैं, किस विषय पर मिले थे, कैसे मिले थे? देखिए, बात उन दिनों का है जब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। अच्छा। टाइम 79-80 से लेकर के 81-82 का है। बाबूजी अक्सर अपनी राजनीतिक दौरा या अपना आरा दौरा के दौरान आया करते थे। आप तो जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम ही एक ऐसे शख्स रहे हैं जो कि जीवन कभी चुनाव नहीं हारा और सतत अपने जीवन पर्यंत MP रहे। उनसे अचानक हम लोग छात्र जीवन में बहुत हमारे सीनियर छात्र थे, हम लोग थे, जानकारी हम लोग को मिली कि बाबूजी आए हुए हैं। तो हम लोग को जो सीनियर्स थे, हम लोग तो बच्चे थे, लेकिन जो सीनियर्स थे उनके साथ हुआ कि चलो, तो हम लोग भी उनके साथ गए। जाने के बाद में उन दिनों बहुत चर्चा चल रही थी। कुछ लोग जो है धर्म परिवर्तन करके कहीं कहीं ईसाई बनने का खेल, कहीं इस्लाम कबूल करने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था भारत में। तो उसी संदर्भ में जो हम लोग के टीम के जो लोग थे, जो नेतृत्व करते थे, उनके द्वारा बताया गया कि इतने बड़े पैमाने पर रखा गया बाबूजी के सामने कि बाबूजी आखिरकार ये जो है ये चिंतनीय है कि लोग जो है धर्म परिवर्तन के ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? और दूसरी ये भी उनके समक्ष रखा गया, चूंकि इतनी प्रताड़ना थी लोगों को, सामाजिक रिवाज उस समय बंदरेज जो था इतना कड़ा था, जिसमें सीधे प्रवेश, सीधे एंट्री में उस समय तक इतना खुलापन नहीं आया था मंदिरों में या और धार्मिक स्थलों में। तो हम लोग के साथी में से कुछ साथी ने कहा कि बाबूजी, क्या वास्तव में हम लोग हिंदू हैं? इस बात को उन्होंने बड़ा आँख खोल करके बहुत मार्मिक तरीके से हम लोग को और देखा और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, सब समय बताएगा। और जैसा कि हमेशा वो कहते रहते थे, हमेशा बोले कि ठीक है, ये सतत प्रक्रिया है और समय आएगा तो निश्चित परिवर्तन होगा। हम लोग उनसे मिलकर चले आए, लेकिन नेक्स्ट डे ही उनका भाषण था आपका गांधी मैदान में। हम लोग सब बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में आए और वो भाषण दे रहे थे, उठ खड़े हुए। तो वो जो सारी घटनाएं बाबूजी के द्वारा, जो सारी घटनाएं हम लोगों ने जाकर उनसे मिलके कहा था, वो बातों को एकदम पूरा चर्चा करते हुए अपने भाषण में उनके द्वारा कहा गया कि कुछ दलित युवक हमारे पास हॉस्टल से आए थे और कहे थे कि क्या बाबूजी हम हिंदू हैं? तो उनका ये विचार बोले कि इनका एक जवाब क्या है, ये हम समाज पर छोड़ते हैं। और उन्होंने एक ललकार दिया था उस समय, जो हम लोगों ने सुने थे उनके, ठीक ये सब अपनी कानों से हमने सुना। और वो ललकार उनका यही था कि उनका यही कहना था कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई उस समय बर्निंग पॉइंट तो आज़ादी की लड़ाई रहती ही थी। कोई भी हमारे राजनेता आते थे, उसमें अधिकतर हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे। बाबूजी भी, जैसा हम सब जान रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता सेनानी या प्रखर राजनेता थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब क्या यह समय काल है, उन्होंने बहुत ही सधे अंदाज में भीड़ के समक्ष रखा कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग लड़े और लड़ने के बाद में जो मंथन हुआ, तो मंथन के बाद में जो मलाई से जो मक्खन निकलता है, तो मक्खन तो सब लोग जो चटोरे लोग हैं चाट गए, लेकिन उनका बहुत
सीधा और सपाट उनका उत्तर था और इशारा था कि क्या माठा पर भी उन लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए जिन्होंने मंथन का काम किया था, यानी आज़ादी की जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्या वो माठा का भी वो हकदार नहीं है। तो बाबूजी का ये ललकार था, ये हमारी आंखों देखी और स्वयं के कान का सुना हुआ ये सब बयान है। बाबूजी हीरा थे और उनकी आज के तारीख में उनकी स्मरण, उनके कृत्यों का स्मरण, उनका व्यक्तित्व का स्मरण सारे जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अभी मैं विचार मैं कर रहा हूँ, हम सब दोनों अभी लौट रहे हैं, लौटने क्रम में बार बार ये बात आ रहा है कि जब हमारा इतना मजबूत मेरा विरासत रहा है, इतने हमारे प्रभावशाली और हमारे पुरखा रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, और उनको आज हमने देखा, हम लोग ने बहुत नज़दीक से जाकर चंदवा में बाबूजी का समाधि को देखा और स्थल को देखा। वहाँ उनकी मूर्ति का जो एक जगह जो चौक पर लगाया गया है उसका भी हम लोगों ने दर्शन किया। जिस उपेक्षा का शिकार है, जो उपेक्षा उझेल रहा है, वो किसी भी संवेदनशील आदमी को झकझोर दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये पटना से मात्र 40-50 किलोमीटर के दूरी पर ये है। हर चीज़ यहाँ है और हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, सब चीज़ों का अगल बगल में अभी हम लोग पुल पर चढ़े हुए हैं और एक्सटेंशन दे के इसकी सुंदरता बढ़ाई गई है। अच्छा है, एक टाइम में बहुत संकीर्ण हुआ करता था, आज हर जगह दिखाई देता है हरियाली, हर जगह खुशहाली दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये अपील है सब भाइयों से कि सरकार से ऐसा हम लोग प्रार्थना लगाएं, सरकार के समक्ष अपनी अधिकारिता के लिए ऐसा हम लोग अपना प्रार्थना दें कि ताकि वो जो समाधि स्थल है वो एक विकसित समाधि स्थल बने, पर्यटन के रूप में वहाँ पे बहुत सारी जो हम लोगों ने वहाँ देखा, 2-3 चीजों ने देखा कि बगल में शोभीराम साहब जी का जो उनके पिताजी थे उनका भी स्मृति है, शेष वहीं हुए थे तो उनका भी है, और प्लस बगल में उनका घर है अपना, और एक छोटा सा बना हुआ सभागार टाइप का भी है एक जगह, आर के धवन साहब के शहीद फंड से बनाया गया है। बट इतना उपेक्षित और इतना खराब लगता है जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। सर वहाँ जगह बहुत सारा है, पर्यटक के बात जो है जगह एकदम देश में पर्यटक जय बाबू जगजीवन का पर्यटन स्थल बनना चाहिए, है ना? एकदम सही न बात है। वहाँ बहुत स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई और केयर टेकर्स में जो है एक उम्र दराज आदमी थे, और बहुत लोगों ने वहाँ साथी संगति ने कहा कि इसी क्रम में लोग जो बाबू जी जहाँ अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पढ़े थे वो सब स्कूलों का भी वही स्थिति है ज्यों का त्यों है। तो कम से कम जो उनसे जो जुड़ा जो चीज़ रहा है, सबसे जुड़ा चीज़ को बहुत अच्छा किया जाता रहा है। तो उनकी स्मृति शेष के लिए और एक अट्रैक्शन के लिए अगर वहाँ पर्यटन का रूप दिया जाए और उनसे जुड़े स्मृतियों को वहाँ संग्रहित करके और उनके जो घर है उसको एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए, एक बहुत अच्छा वाचनालय आसपास में वहाँ बन सकता है। पढ़ाई के प्रति वो एक समर्पित थे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वंचित समाज में और चंदवा जैसा छोटे जगह पर जन्म लेकर के और पूरे विश्व में जो व्यक्ति लोहा बनवाया, तो क्या उनकी संस्मरण में वहाँ अच्छे, हालांकि एक जगजीवन राम कॉलेज है वहाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसकी स्थिति की बहुत बढ़िया कुछ दिखने को मिल रहा है, उसका भी स्थिति बहुत बाहर से देखने में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिया है। तो सारी जो धरोहर हैं उनको और उनकी स्मृति को
संरक्षित रखने के लिए, उसको सुशोभित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार हम लोग को मांग करनी चाहिए। और सरकार से हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार ये वंचितों का जो आवाज़ थे उस आवाज़ को पहचाने और उनको भी हम संरक्षित करें। तो भारत रत्न उपाधि मिलना चाहिए, सब बहुत लोगों को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब देख करके उनको जो है हम लोग ऐसा संस्मरित करें। हम सब जानते हैं कि बाबूजी का प्रयास से जो हम लोगों ने पाकिस्तान पर जीत हम लोगों ने स्थापित किया, हमारा हरित क्रांति के रूप में अनाज का भंडारण हमारे देश में हुआ, रेलवे के क्षेत्र में देश जो है जो प्रगति की ऊंचाई पर पहुंची, ये सब सारे चीज़ों में बाबू जी का जो योगदान रहा है उसको हम लोग संस्मरित करते हुए सारी चीज़ों को वहाँ रखने की ज़रूरत है और उनको उनके संस्मरण को जिंदा रखने की ज़रूरत है। और उनके जो है फॉलोअर्स हैं उनके लिए जो है बढ़ना चाहिए। है नहीं, हम लोग सामाजिक संगठन जो है तैयार किए हैं उनके लेकर और चाहते हैं कि पूरे बिहार में उनका जो है ना समाज में उनका जो कुछ दब गया है, उनकी कद को जिस तरह से दबा दिया गया है राजनीतिक कद को, अब पुनः हम लोग चाहते हैं कि उनको जो है ना समाज के बीच में लाया जाए। उनको एकदम संस्मरण कद, तो उनकी कद को छूने में अभी बहुत लोग को बहुत दिन लगेगा। कद तो उनकी स्वतः उनकी ऊंचाई है, लेकिन उस ऊंचाई को संस्मरित करने के लिए, भारतवासियों को बताने के लिए, देशवासियों को बताने के लिए हमारी सामाजिक संगठन प्रयास करना चाहिए, जिसमें हमारे आपके द्वारा जो बनाया गया संगठन है राष्ट्रीय जगजीवन संघ, राष्ट्रीय जगजीवन संघ, इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और लगातार हम लोग को सरकार से मांग करनी चाहिए, व्यवस्था से मांग करना चाहिए, समाज से मांग करनी चाहिए और समाज की परबस ध्यान इस ओर आकृष्ट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आभार है और ऐसे आप कार्यक्रम करिए, उसमें लगातार लोगों को जोड़िए, ये शुभकामना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं सुशील कुमार हूँ। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का 2008-11 बैच का मैं अफसर हूँ और अभी क्या बोलता है अपने अवकाश ग्रहण के पश्चात सरकार में एडवाइजर के रूप में राजस्व सुधार विभाग में सेवा दे रहा हूँ। यही हमारी छोटी सी परिचय है और एक सतत प्रयास के लिए खास करके बाबूजी एंड और जो वंचित वर्ग है इसके कैसे इसमें उनकी पहचान बने, इसके लिए हम लोग अपने आरंभिक काल से ही हम लोग सतत प्रयत्न करते रहे। थैंक यू सर।